आइए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी कविता एक साक्षात्कार के आज के इस एपिसोड में। हम रूबरू हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के एक जाने माने एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी के साथ। सूरी शेट्टी जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इन्हें वर्ष 2019 में इंडियन एक्सप्रेस मीडिया समूह के द्वारा भारत के 24 शीर्ष नीतिकारों में शामिल किया गया है और आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस कोरोना काल में, कोविड-19 के पीरियड में स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, केजी से लेकर 12 तक के बच्चे, उनके जीवन पे, उनके स्कूल गोइंग की प्रैक्टिस पे और उनके एजुकेशन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसी विषय पर चर्चा के लिए मैं कुमार जगदलवी डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। सूरी शेट्टी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेट्टी सर, आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि आप एक मनोविज्ञानी भी हैं, विशेषकर बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे, और प्रदेश के शिक्षा जगत से बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। शेट्टी सर, ये जो पीरियड है, पिछले एक साल बीत चुका है और दूसरे साल के कम से कम 1-2 महीने और निकल चुके हैं और पूरे बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। घर में कैद हो गए हैं, स्कूलें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में इस कोविड का उनके स्कूल गोइंग प्रैक्टिस है, जो आदत जो बनी स्कूल जाने की और पढ़ने की, आई कांटेक्ट से, अब वो घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उनसे उनका जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो कितने हद तक प्रभावित हो रहा है और उनकी प्रैक्टिस पर क्या प्रभाव डाल रहा है यह कोविड-19? जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं, खास करके छोटे बच्चे, और वो ये है कि 8 घंटे वो स्कूल में पढ़ते हैं जी, 8 घंटे वो घर पे पढ़ते हैं जी, और 8 घंटे उनके नींद में जाने चाहिए कायदे से। ये तीनों उनके पढ़ाई के बहुत मुख्य अंग हैं। कोविड ने ये किया है कि उन्होंने जो स्कूल के भाग है वो हटा दिया, उसको घर में 8 घंटे के बदले 16 घंटे कर दिया। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो है कि बच्चा ऊब जाता है कि 16 घंटे अगर एक ही जगह बैठ के पढ़े तो किस तरह लगेगा वो हम भी समझ सकते हैं कि एक ही जगह अगर आपको बैठ के काम करने का आ जाए पूरा दिन, तो शायद आप काम नहीं कर पाएंगे और उतना अच्छे से। तो बच्चे के लिए भी स्वाभाविक है कि अगर आप बोल दें कि 16 घंटे या 8 घंटे एक ही जगह बैठ के पढ़ो, तो एकदम नीरस होता है। और वो नीरस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को हम बाहर खेलने क्यों भेजते हैं, क्योंकि घर में वो बोर होने लगता है। और बाहर खेलना बंद, स्कूल जाना बंद, ये एक भाग है पढ़ाई का जो कि तुम बंद रहो और कैमरा के सामने बैठ के पढ़ो, वो होता नहीं है, क्योंकि इमोशन नहीं होता है। तो क्या बच्चे इस पढ़ाई से उबर जा रहे हैं बहुत जल्द? हाँ, उसमें ना स्पैन ऑफ अटेंशन जो होता है बच्चे का, जो एकाग्रता की क्षमता होती है, वो अगर आप कैमरे के सामने बिठा दें तो वो 30 मिनट होता है, उससे ज्यादा वो होता नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि 2 पीरियड करिए, 3 पीरियड करिए, तो शायद वो होगा नहीं, तो इसलिए उग जाता है वो। जी। तो उनकी जो प्रैक्टिस है, तो उनके एजुकेशन जो गेन करने का जो क्षमता है, जो भी पढ़ते हैं, वो भी क्या प्रभावित हो रहा है? हाँ, वो प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताब या टीचर ने जो पढ़ाया वो ही नहीं होता है। उसके अलावा जो हम आजू बाजू जितने दोस्त यार हैं, उनसे कंपटीशन की भावना सीखते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमको भी प्रेरित करता है कि और अच्छा से करे। वो चीजें सब मिसिंग हो जाती हैं जैसे ही आप स्कूल नहीं जाते हो। एक दूसरी चीज क्या है, टीचर ने मान लीजिए आपने कुछ अच्छा किया तो कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं तुमने अच्छा किया। उसका जो प्रभाव पड़ता है बच्चे के पढ़ाई पे,
वो मिसिंग है आज की तारीख में, यानी कोई प्रोत्साहन नाम की चीज ही नहीं जी रही। जी। तो इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए कि बच्चों के अंदर ये जो पढ़ाई की ललक है, पढ़ाई के प्रति जो लगाव है वो कायम रहे, इसको कैसे करेंगे हम? मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमने लॉकडाउन के टाइम में जब बच्चे सब बंद थे तो माँ बाप ने रिक्वेस्ट किया था कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमने एक एडुताक्षरी करके प्रोग्राम क्या सर? एडुताक्षरी एडुताक्षरी, जी जी जी, अंताक्षरी और शिक्षा को दोनों को मिला दिया जी जी जी, कि बच्चों को जो परोसा जाता है जी वो चाहे क्लास में हो चाहे कैमरा में हो, रोचक होगा तो ही वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। ये खाने के जैसा है, और वो पचाएगा भी नहीं अगर वो रुचिकर नहीं है। तो एडुताक्षरी में हम क्या करते थे, 1100 परिवार मेरे साथ हर संडे जुड़ते थे जी। और 1100 परिवार मेरे साथ जुड़ के हम एक गाना लेते थे कोई जी। भी। हाँ, माई ने माई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा, ग पे रुकता है। बच्चे जो हैं वो ये कर सकते थे कि कोई भी ग से, हाँ, ग से कोई भी एक ऐसा वर्ड ले सकते थे जी, जी। जो कि उस ग से स्टार्ट हो, जैसे गांधी जी। जी। हाँ, बच्चे ने बोला गांधी जी, तो गांधी जी के बारे में एक दो शब्द बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसका परिवार भी मिलजुल के उसको हेल्प करके गांधी जी के बारे में बोल सकते जी जी जी। हैं। और गांधी ज से खत्म होता है, फिर अगला परिवार जो है ज से एक गाना गाता है, और फिर जहाँ खत्म होता है वहाँ पे एक। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास, कोई भी चीज, हाँ, पढ़ाई को रोचक बना के अगर हम पेश कर पाएंगे तो बच्चे एंजॉय करेंगे घरों में भी। हाँ, लेकिन ऐसे टीचर अब कम रहेंगे। लेकिन सर ये तो आपने पढ़ाई का जो पार्ट बताया, लेकिन यही बात जो साइंस स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, विज्ञान के बच्चे, वो उन्हें कैसे पढ़ाया उन्हें जाए? भी हो सकता है जी। जैसे आप मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना है। जी। हाँ, 8वीं 9वीं का बच्चा है, इतना आसान नहीं है उसको बेवकूफ बनाना। जी 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 तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे क्रिकेट ग्राउंड पे गए, जी। हाँ, और चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो क्रिकेट ग्राउंड पे सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा सकता है। 2 टाइमर 50 रुपए के आते हैं जी। तो 50 रुपए के टाइमर ले जाइए, बॉल डालिए, जी। डालते टाइम एक टाइमर दबाता है, जहां बॉल गिरता है एक टाइमर दबाता है। जी। तो अब आप इसका सूत्र लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। वी यानी फाइनल वेलोसिटी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी 0 था क्योंकि मैंने हाथ से बॉल फेंका, और डिस्टेंस जो है आपने टाइमर से मेजर कर लिया। हाँ, और 22 गज की दूरी है। जी। हाँ, तो आप उस सूत्र को बच्चे को बोलेंगे कि क्रिकेट के मैदान पे अगर आप लगाते हैं जी, जी, इसको जी। तो साइंस पढ़ाया जा सकता है, जी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन टीचर आज की तारीख में ये सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ किताब सोच रहा है, बच्चा सोच रहा है, लेक्चर सोच रहा है। जी। हाँ, लेकिन नई नवाचार नहीं सोच रहा है। अच्छा सर, ये कोविड के पीरियड में जो घर में कैद बच्चे हैं स्कूल से दूर, वे आप अपने आप को कैसे रेगुलर रखें और पढ़ाई के प्रति उनकी रुझान बना रहे, इसके लिए बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चे ना अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। जी हाँ, और डिजिटल युग में बच्चे टीचरों से और माँ बाप से आगे हैं। जी इसके ये दो धारी तलवार है जी। कि बच्चे बेवकूफ बना देते हैं कि मैं क्लास अटेंड कर रहा जी। हूँ और कैमरा ऑफ करके अपना कुछ और कर रहे होते जी। हैं या कुछ और करते हैं। ये टीचरों की आजकल बहुत बड़ी समस्या है, जी जी या माँ बाप की, वो इजीली बेवकूफ बना लेते हैं। तो एक तो ये है कि बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो माँ बाप अगर डाउनलोड कर लें मोबाइल पे या लैपटॉप पे, जी, जी, जी। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, ये देख सकते नहीं, ये तो कंट्रोल की बात हो गई। बच्चों के लिए कि बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, पढ़ना उनको है। वो जो अपने समय को इधर उधर बहानेबाजी करके जो बर्बाद करते हैं, उनको क्या सुझाव देंगे कि वो पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से अडिग रहे और पढ़ाई बच्चों के आप नहीं, कहें, इसमें- बच्चों से कुछ कहें। नहीं, बच्चे ना एक स्टेज के बाद जी आप प्रवचन ही दे सकते हैं बच्चों को जी। कि तुम पढ़ो, अच्छा करो, ये होता नहीं है। नहीं, आप बच्चों से कुछ कह दीजिए कि बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति। तो बच्चों से ये है कि पढ़ाई करो। हाँ, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमको यही चीज बनना है, यही चीज बनना है। हमको ज्ञानार्जन करना है ताकि जिंदगी में हम कुछ बन सके। हाँ, आपके पास बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ के बिना पैसे के, जैसे डॉक्टर कलाम है। हाँ, आप देश के राष्ट्रपति बन गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। तो आप अपनी तकलीफ को देख के ये मत सोचिए कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। हाँ, आपके माँ बाप ने जितना दिया है उससे आप बेस्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना पड़ेगा, और टीचर के साथ आपको ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा तो ताकि ज्ञान आपको जो मिल रहा है, हाँ, वो गन्ने के जूस के जैसा है।
जिस समय फ्रेश निकाल के टीचर आपको देती है, पी लेना चाहिए, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। तो आप उसको तुरंत पी लेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो बाद में जबरदस्ती मार पीट के अगर कहें तो वो कड़वा रहेगा। तो बेहतर ये है कि टाइम टू टाइम आप लोग अपना काम करें, जिम्मेदारी से करें। कोविड के टाइम में एक अच्छी बात हो गई कि माँ बाप और बच्चे जब घरों में बंद थे तो बच्चों की जिम्मेदारियां थोड़ा समझ में आने लगी कि मेरे माँ बाप बहुत तकलीफ से पैसे लाते हैं, क्योंकि घरों में बंद थे। तो वो उनका व्यवहार जो है और थोड़ा रेस्पॉन्सिबल हो गया है। ये कोविड की एक अच्छी बात हो गई है कि घरों में बंद बच्चे ज्यादा समझदार हो गए हैं। नहीं तो मुझे मोटरसाइकिल दो, मुझे ये दो, जब समझ में आ रहा है कि पापा की तनख्वाह आधी हो गई है तो अब वो चीजें नहीं हो रही। तो बच्चे मुझे लगता है पढ़ाई के प्रति भी ज्यादा जिम्मेदार होंगे और अपने आप के प्रति भी ज्यादा। अच्छा सर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस रेगुलर हों और चूंकि ये कोविड का पीरियड भी चल रहा है तो इसके लिए शासन या हमारे जो प्रदेश के शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो कम से कम स्कूल को किस तरह से रेगुलर करें कि बच्चे स्कूल तक पहुंच जाए? देखिए, ये 2 स्टेज में होगा जी। एक स्टेज है पूर्ण लॉकडाउन, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद है। नहीं, स्कूल खोलने की बात मैं बता रहा हूँ, ये पहला स्टेज जी, अभी बंद है सब। जी। दूसरा स्टेज है हम तुरंत स्कूल नहीं खोल सकते जी। हाँ, तो हम हाइब्रिड एजुकेशन में जाएंगे जी। हाइब्रिड कहने का तात्पर्य? हाइब्रिड का मतलब है कि बच्चा ऑल्टरनेट डे स्कूल आएगा और ऑल्टरनेट डेज ऑनलाइन करेगा। अच्छा। तो उसकी धीरे धीरे आदत छूटेगी ऑनलाइन की और आदत आएगी फिर से। जी, जी। और हाइब्रिड करीब करीब 5-6 महीने चलेगा जी। और उस हाइब्रिड में क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी, क्योंकि 3 ही दिन आ रहे हैं, यानी आधी आबादी स्कूल में आ रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जा रहा है। और हाइब्रिड के बाद आप 6 महीने बाद आप फिर से खोल दीजिए। हाँ, तब बच्चों को पूरी आदत हो चुकी है स्कूल में आने की। एकाएक आप झोंक देंगे फुल टाइम स्कूल में आने की तो बच्चों की एकाग्रता नहीं बनेगी। जी 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 जी, बहुत बहुत। और अभी सर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस लॉकडाउन पीरियड में, जाहिर सी बात है जब बच्चे नहीं आ रहे, फीस के लेकर के बहुत सारी वाद और विवाद की स्थितियां बन गई हैं। तो ऐसे स्थिति में एज आप चूंकि शिक्षाविद भी हैं और आपको दोनों पक्ष को देखना है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है और पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो ये जो विवाद का विषय जो बन चुका है, इसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है? इसमें ना बीच के रास्ते निकले भी हैं, कई स्कूलों ने अपनी जिम्मेदारी से किया है ये। हमको पता है कि सभी जो वर्ग हैं उनमें तकलीफ है, यानी पैसों की भी तकलीफ है, सरकार के पास में पैसे नहीं है जी। हाँ, सरकार ये कह सकती है कि स्कूल खोलो या बंद करो। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो मिनिमम व्यवस्था है स्कूल की, वो खर्चा लगना ही है, बिल्डिंग लगना है, बिजली लगना है, टीचर लगना है। हाँ, बसेस खाली बैठी हैं, खाना नहीं हो रहा है, इस तरह बिजली का बिल कम आ रहा है। तो जितना मिनिमम व्यवस्था है उतना हमको फीस लेना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का भले ही निर्णय हो कि पूरा फीस लेना है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने पूरी व्यवस्था चलाई ही नहीं है तो क्यों लेना चाहिए फीस। तो मैं बीच का रास्ता ये कहता हूँ कि जितना खर्चा हो रहा है उतना लेना चाहिए, आपको भी जीना चाहिए, पेरेंट को भी जीना चाहिए। हाँ, जितना आपने वैल्यू दिया है पेरेंट को उतना वैल्यू ले लीजिए। एक स्कूल जो ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप नहीं दोगे तो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो गलत है जी। दूसरी तरफ माँ बाप भी पिक्चर जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं और स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं है तो वो गलत है जी। हाँ, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एक टीचर भी जीता है, उसकी भी तनख्वाह होती है, उसके घर में भी बच्चे होते हैं, तो उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो फीस देना है वो देना पड़ेगा। तो माँ बाप भी इतना कठोर ना हो जाए कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं स्कूल को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी है वो मिलनी चाहिए, ये भी जायज नहीं है। तो सब तरफ से अगर बराबरी करें तो कुछ स्कूल को भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ सरकार को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या सरकार को भी प्राइवेट स्कूल जो हैं, जैसे पब्लिक स्कूल जितने हैं, उनके लिए कुछ इस पीरियड के लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, ये जायज नहीं है। सरकार के प्रति हम अगर ये कहें कि हर चीज में अनुदान दे जहाँ तकलीफ है, ये तर्क जरूर दिया जाता है कि जब आपने इंडस्ट्री को दिया अनुदान तो शिक्षा को क्यों नहीं देना चाहिए। हाँ, ये तर्क जरूर दिया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री से आप टैक्स लेते हो, शिक्षा से आप टैक्स नहीं लेते, तो सरकार की कोई कमाई नहीं है। सर, हेल्थ एजुकेशन का जो क्षेत्र है वो सरकार के अनुदानित क्षेत्र के अंतर्गत आता है नहीं, उसके लिए और चूंकि सर एक और है कि स्कूल को अपने टीचिंग स्टाफ के साथ अन्य स्टाफ को पेमेंट करना पड़ता है, तो जब उनका कोई आय का साधन है तो पेमेंट कैसे करेंगे?
नहीं, ये आप शासकीय स्कूल के बारे में नहीं, बात कर रहे हैं? पब्लिक स्कूल गैर शासकीय स्कूलों से ये सरकार का जो निजी स्कूल है जी। हाँ, निजी स्कूल की व्यवस्था ही ऐसी बनी है जी। ना आपसे मैं कुछ लूंगा ना आपको कुछ दूंगा। हाँ, तो अगर आपने उसमें 10% का आपको व्यवस्था रखी रहती है कि आप स्कूल में अगले साल के तनख्वाह बढ़ाने के लिए, इस तरह के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं जी। तो आपकी कुछ तो जमा पूंजी होगी जिससे आप टीचर्स को पैसे दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता अनुदान इसमें होना चाहिए। और तो फिर आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या सजेशन है कि अपने स्टाफ के प्रति, अपने जो टीचर्स हैं, ये स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि पहली जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति, उस दूसरी जिम्मेदारी आपके स्टाफ के प्रति। ये न सिर्फ उनके तनख्वाह की या फीस लेने की नहीं है, इसमें उनके देखभाल की। आपके स्कूल में जब आएंगे तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो वहाँ पे, बच्चों को कोई तकलीफ ना हो कि अच्छा वो मास्क पहने हैं कि नहीं, जब स्कूल लौटेंगे तो ये सब चीजें देखना जरूरी है। एक सेपरेट रूम हो जिसमें कि अगर बच्चा कोई कोविड से संक्रमित पाया जाता है तो आइसोलेट कर दें, एक डॉक्टर ऑन कॉल होना चाहिए। दूसरा ये है कि हर टीचर का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि हम इंश्योर करना चाहिए कोविड के अगेंस्ट अपने टीचर्स को। ये तो हमको करना ही चाहिए। हाँ, भले ही मैंडेटरी ना हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए इस तरह की चीजें। लेकिन अभी तो सुन रहा है कि उनकी सैलरी में ही लाले पड़े हुए बहुत सारे शिक्षकों को, टीचरों की शिकायत है कि वो उन्हें नियमित रूप से इस कोविड पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें उनका सैलरी ही नहीं दे रहा है या फिर बुरी तरह से कटौती कर दिया है। ये अगर हो रहा है तो गलत है। हाँ, और देखिए आगे पीछे जरूर हो सकता है क्योंकि फीस आने पे डिपेंड करता है कि आप तनख्वाह कितनी देते हो या कैसे देते हो। आज की तारीख में जो एक मुश्त पेरेंट दे देता था फीस, वो 12 मुश्त में दे रहा है आज की तारीख में। तो वो अगर 24 को देता है तो 24 को तनख्वाह दे रहे हैं। इस तरह से हो रहा है। लेकिन अगर तनख्वाह हर महीने मिल जाए, हाँ, और टीचरों को कटौती ना हो कोई तनख्वाह में, तो मुझे लगता है ठीक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ बच्चों से कुछ कहना चाहें, उनकी पढ़ाई के प्रति किस तरह लगे रहें, तो आप 2 शब्द बच्चों के लिए कह दें। बच्चों के लिए ये है कि आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिएगा क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है। तो मैं तो मानता हूँ कि एग्जाम एक उत्सव है। हाँ, इसको जितना आप मजे से देंगे उतना बेहतर रिजल्ट आता है, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना तकलीफ रहता है। ये आपके माँ बाप भी अगर स्ट्रेस दे रहे हैं आपको, हाँ, तो उसका कारण आपको समझना पड़ेगा कि वो चाहते हैं कि आप बेहतर करें। हाँ, तो माँ बाप का ये कर्तव्य होता है कि उनके बच्चे बेहतर बने, इसलिए वो स्ट्रेस देते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेके बेहतर कर लेंगे ये सोचना गलत है। मस्त रहिए, सेलिब्रेट योर एग्जाम्स। ये एग्जाम का उत्सव है, अच्छा करिए और अगले साल के लिए तैयार हो जाइए। कोविड आज है, कल चला जाएगा। हाँ, लेकिन हम सब यहाँ रहेंगे ये उम्मीद के साथ, और आप फ्यूचर जनरेशन आप अच्छा करोगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। धन्यवाद। जी, सूर्य शेट्टी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए। और दोस्तों, अभी आप डॉक्टर जवाहर सूर्य शेट्टी जी के साथ रूबरू थे, उनसे बहुत ही अच्छी बातें हुई। बस बहुत जल्द मैं आपसे फिर से रूबरू होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।